ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह पार्ट 8 है। इससे पहले 7 क्लासेस हो चुके हैं जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। वहां से जाके आप लोग आसानी से कोई भी क्लास देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको बताया गया है इस वेबसाइट का यूज करिए, global.iti.org। इस वेबसाइट से जाके आप लोग आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। हम लोगों ने टोटल कितने सीरीज सॉल्व कर लिए भाई? 7 कर लिए हैं। ये है आठवां में क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है 106 नंबर से। इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट जो स्टार्टर है हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? एनवीसी का फुल फॉर्म क्या है यार? एनवीसी का पहले तो फुल फॉर्म लिख लीजिए, नो वोल्ट क्वाइल। नो वोल्ट क्वाइल ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आईटीआई 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि एनवीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये एंड नो वोल्ट कॉइल ये है फुल फॉर्म आपका एनवीसी का। बाद में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है भाई कि एनवीसी कॉइल स्टार्टर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है तो इसका क्या फायदा है? ठीक है, स्टार्टर में क्षेत्र के साथ जो फील्ड वाइंडिंग होती है नीचे, उस फील्ड वाइंडिंग के साथ यदि सीरीज में जुड़ी है तो उसका क्या फायदा होता है? टू इंप्रूव द टॉर्क, रिड्यूस द फील्ड करंट, डिक्रीज द बैक ईएमएफ, टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड। देखिए हमने आपको बताया था कि नो वोल्ट क्वाइल 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड क्वाइल के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। सीरीज में जुड़ने का फायदा यही होता है कि मोटर को हाई स्पीड होने से बचाती है। दूसरा फायदा यह है कि मोटर की यदि फील्ड वाइंडिंग कहीं ब्रेक हो जाती है, मोटर की फील्ड वाइंडिंग यदि कहीं ओपन हो जाती है तो उससे भी मशीन को बचाता है। जैसे फील्ड वाइंडिंग ओपन होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस इसका घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो हमारी मोटर बहुत ज्यादा हाई स्पीड से चलने लगेगी, ठीक है। देखिए फील्ड वाइंडिंग का काम शुरू में होता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए होता है हमारा फील्ड वाइंडिंग। जब हमारी मोटर चल रही है और बीच में फील्ड वाइंडिंग टूट जाती है तो अचानक से वहां पे करंट का मान बढ़ जाता है आर्मेचर पे, और फिर हमारी जो मशीन है वो बहुत ज्यादा स्पीड से चलने लगती है। तो वहां पे उस चीज से रोकने के लिए भी हमारा नो वोल्ट कॉइल जो है सीरीज में जुड़ा होता है। जैसे ही वहां पे ओपन सर्किट होगा तुरंत हमारे नो वोल्ट कॉइल में करंट जाना बंद होगा और तुरंत स्टार्टर क्या करेगा भाई? स्टार्टर अपने प्रारंभिक पोजीशन पे चला जाएगा और मोटर हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इससे भी सुरक्षा के लिए हमारा नो वोल्ट कॉइल जो है वो क्षेत्र के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। क्लियर है बात इतनी? टू प्रिवेंट इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड में बढ़ोतरी के साथ मतलब कि स्पीड में बहुत ज्यादा वृद्धि हो तो उससे रोकने के लिए हमारी नो वोल्ट कॉइल सीरीज में जुड़ी होती है क्षेत्र वाइंडिंग के साथ, ठीक है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? भाई देखिए हमने आपको कई बार ये बताया है क्वेश्चन में कि जहां हमें कांस्टेंट स्पीड की जरूरत हो, वेरिएबल लोड हो, स्पीड हमारी कांस्टेंट बनी रहे लेकिन लोड वेरिएबल हो, वहां पे हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। ये हमने आपको कई बार ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। जहां पे हम लोग कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम लोग शंट मोटर का यूज करते हैं। जहां पे हमें हाईएस्ट टार्क, ठीक है, हाई स्टार्टिंग टार्क की जरूरत होती है, स्टार्टिंग टार्क की जरूरत होती है, वहां पे हम लोग सीरीज मोटर का यूज करते हैं। जो हमारे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है इसका यूज हम लोग वेल्डिंग पर्पज के लिए कर लेते हैं, वेल्डिंग के लिए, ठीक है। जो हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है इसका यूज ही हम लोग करते हैं कहाँ के लिए भाई? विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हेवी लोड, सडन एप्लीकेशन ऑफ हेवी लोड, तो उसके लिए होती है भाई हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ये वर्ड याद रखेंगे, सडन, सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड, ठीक है। वैसे हैवी लोड के लिए हमारी सीरीज मोटर यूज होती है। हैवी लोड को उठाने के लिए भाई हमें हाई स्टार्टिंग टार्क भी चाहिए, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं अपना सीरीज। लेकिन बोला है सडन, मतलब अचानक से लोड बढ़ाया जा रहा है तो भी उसके स्पीड पे कोई
परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पे हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज की जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? जो खाद्य मिश्रण मोटर होती है, खाद्य मिश्रण मोटर जो कौन सी होती है भाई, वो होती है हमारी यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर को हम लोग हमेशा, यूनिवर्सल मोटर जो होती है उसकी को हम लोग एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं, एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। तो उसकी जो फील्ड वाइंडिंग, उसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे भाई? जब भी सीरीज मोटर की बात करते हैं तो उसके स्पीड कंट्रोल के मेथड्स बदल जाते हैं। हमने अलग से 5 मेथड आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया है कि सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल करने के 5 मेथड है, जिसमें से एक होता है हमारा सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड। सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड, इसी का यूज करते हैं हम लोग फूड सामग्री, यानी कि यूनिवर्सल मोटर जो है हमारी, उस मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बाकी हमने आपको वोल्टेज कंट्रोल मेथड बताया था कि ये अबव द बेस स्पीड और बिलो द बेस स्पीड, दोनों तरह की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जो हमारा फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड है, इसका यूज हम लोग अबव द बेस स्पीड की कंट्रोल, अबव द बेस स्पीड, अबव द बेस स्पीड की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अबव द बेस स्पीड। ठीक है, बेस स्पीड से अधिक की जो गति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग फील्ड डाइवर्टर मेथड का यूज करते हैं। और जो हमारा आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है, इसका यूज हम लोग बिलो द बेस स्पीड की गति को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? एक आसान बदलाव प्रदान करता है। ठीक है, क्या बोला है कि विच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड अ स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू एबव नॉर्मल। ऐसा कौन सा मेथड है जो 0 से लेके और एबव द बेस स्पीड तक के स्पीड को स्मूथली हैंडल करता है? ये कौन सा कंट्रोल मेथड होता है? सॉरी बच्चों, देखिए जो हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड है, ये तो केवल और केवल एबव द बेस स्पीड के लिए यूज होता है ना भाई। एबव द बेस स्पीड, बेस स्पीड तो आप लोग समझ गए हैं ना, बेस स्पीड का मतलब क्या है? हमने आपको कई बार बताया है कि बेस स्पीड का मतलब है कि ये वो स्पीड होती है जो हमारी कैलकुलेटेड स्पीड होती है मोटर की या किसी भी मशीन की कैलकुलेटेड स्पीड, जितना हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो होती है स्पीड इसकी। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप अपनी बाइक 50 किलोमीटर की रेंज से हमेशा चलाते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमेशा चलाते हैं, तो ये हो गई आपकी बेस स्पीड। किसी दिन आपको बहुत जल्दी का काम है, आप उस दिन 50 से बढ़ा के 60-70 की स्पीड चलाने लगे, तो आप अपनी बाइक एवं द बेस स्पीड से चला रहे हैं। यदि आपको जाना है कहीं पे और आप बहुत पहले ही घर से निकल गए, तो उस दिन आप धीरे धीरे मोटरसाइकिल चलाने लगे, तो ये कहेंगे कि अब आप 50 से कम की स्पीड पे चला रहे हो, कहेंगे कि वो आप बिलो द बेस स्पीड की स्पीड से चला रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है बेस स्पीड हमारा। जैसे फार्मूला से कैलकुलेट करके जितनी स्पीड आएगी ना किसी भी मशीन की, तो वो हो जाती है हमारी कैलकुलेट बेस स्पीड, कैलकुलेटेड बेस स्पीड हो जाएगी। उससे अधिक की यदि गति पे चल रही है हमारी मोटर, तो उसको कहते हैं हम लोग एबव द बेस स्पीड। उसी तरह की गति को कंट्रोल करने के लिए हम लोग फील्ड कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं। जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, इसका यूज हम लोग करते हैं इससे नीचे की जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है उससे नीचे की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए कहा जाता है कि ये बिलो द बेस स्पीड, बेस स्पीड। ठीक है, इसका इसका प्रयोग हम लोग बिलो द बेस स्पीड की गति को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जो बाकी हमारा वॉल्व टू नॉट मेथड है ना, ये ऐसा मेथड है जिसका प्रयोग हम लोग स्मूथली 0 से लेके एकदम नॉर्मल स्पीड तक की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग वॉल्व टू नॉट मेथड का यूज करते हैं। ये काफी काफी एक्यूरेट मेथड होता है जो हमारा वॉल्व टू नॉट मेथड है। ठीक है जी, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बढ़ जा भाई, बेटा वाइंडिंग में टेप का क्या उद्देश्य है?
टेप का उद्देश्य क्या है? टेप का उद्देश्य यहाँ पे, अरे ये साटने वाला टेप नहीं है जो आप लोग जनरली यूज करते कहते हो कि कुछ भी फट जाता है, अरे कहाँ के टेप लाओ साट दो, वो टेप नहीं। टेप का मतलब होता है बांधना, ठीक है। टेक्निकल टर्म में टेप का मतलब होता है बांधना, ठीक है। तो टेप वाइंडिंग में टेप का मतलब, टेप का उद्देश्य क्या होता है भाई? कंडक्टर को लपेटना, ठीक है। कहाँ गया? कंडक्टर को लपेटना। इंसुलेटेड स्लॉट्स, स्लॉट्स को इंसुलेट करना, वो अलग से पेपर आता है उसका, ठीक है, अलग से इंसुलेटेड पेपर आता है, वो लगाया जाता है। बाइंडिंग द टेप, बाइंडिंग टेप को बांधने के लिए हमारी वो क्या कहते हैं भाई, प्लास्टिक का एक क्या कहते हैं उसको, अरे यार जो इस तरीके से बना होता है, ऐसे बना होता है ना, और यहाँ पे पेंच बना होता है, ऐसे इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम देखिए हमको नहीं याद आ रहा अभी, अभी एक मिनट, अभी मैं कुछ देर बाद इसका नाम बता दूंगा। कुछ कॉलर करके है इसका नाम, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं क्वाइल्स को बांधने के लिए। और इंसुलेटेड एक्सपोज कंडक्टर, इंसुलेटेड एक्सपोज कंडक्टर, खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करने के लिए, खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करने के लिए इसके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है। तो ये सब ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम सही होगा, कंडक्टर लपेटे। बाकी मैं इसका नाम आपको भी कुछ देर में बता दूंगा, याद आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका नाम क्या होगा। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे पीछे से अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है आपसे कि यहाँ पे YB का मान, ठीक है, YB का मान, YB को हम लोग क्या कहते हैं? बैक पिच, बैक पिच, बैक पिच का मान किससे बोला है भाई? से अधिक होती है, पीछे से अधिक होती है। अच्छा, YF मतलब कि फ्रंट पिच से अधिक होती है, फ्रंट पिच। YB का मतलब होता है बैक पिच, ठीक है जी, और YF का मतलब होता है फ्रंट पिच। अब आपको क्वेश्चन में पूछा ये कि किस वाइंडिंग में YB का मान अधिक होता है। जनरली जो हमारी वाइंडिंग की जाती है, जनरली जो हमारी वाइंडिंग की जाती है उसमें YF का मान अधिक होता है, ठीक है, इसका मान अधिक होता है, और YB का मान कम होता है। जो हमारा फ्रंट पिच है वो अधिक रहता है, जो हमारा बैक पिच है वो कम रहता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी रेट्रोगेसिव वाइंडिंग होती है, जो हमारी रेट्रोगेसिव वाइंडिंग, देखिए जनरली जो वाइंडिंग की जाती है वो कौन सी वाइंडिंग होती है भाई? प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहते हैं हम लोग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग जनरली की जाती है। लेकिन जहां पे जिस मशीन में रेट्रोगेसिव वाइंडिंग की जाती है, रेट्रो रेट्रोगेसिव, रेट्रोगेसिव वाइंडिंग जहां पे भी की जाती है, वहां पे हमारा जो बैक पिच है, बैक पिच का मान फ्रंट पिच से अधिक हो जाता है, ठीक है। बैक पिच का मान फ्रंट पिच से अधिक हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे वाइंडिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, यदि यदि हमारी वाइंडिंग यहां से स्टार्ट हो रही है तो यहां से पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, यहां से पीछे की तरफ जाती है, इधर की तरफ बढ़ेगी, ये हो जाती है हमारी रेट्रोगेसिव वाइंडिंग, रेट्रोगेसिव वाइंडिंग। जनरली जो हम लोग वो वाइंडिंग पढ़ते हैं, वो वाइंडिंग कैसे बढ़ती है भाई? वो वाइंडिंग कुछ इस तरीके से बढ़ती है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ती जाती है ना, ऐसे आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो ये होती है हमारी जो जनरल वाइंडिंग होती है, या सिंपली जो हम लोग वाइंडिंग की बात करते हैं वो वाइंडिंग कुछ इस नेचर की होती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है। ये है हमारी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, और जो इधर की तरफ बढ़ती जाती है वो रेट्रोगेसिव वाइंडिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव और रेट्रोगेसिव की बात कहीं पे क्या होगा, यहाँ किया है, यहाँ पे रेट्रोगेसिव डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में आपको रेट्रोगेसिव दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है, ठीक है। What reduce the cross sectional area of core material? कोर मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रिड्यूस करता है फॉर VA रेटिंग, ठीक है। VA रेटिंग के हिसाब से कोर मटेरियल जो होता है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसमें से कौन सा
मटेरियल कम करता है, बस ये चीज पूछा है आपसे, या कौन सा एलॉय कम करता है, या डायनेमो शीट कम करता है, या फिर लो एलॉय शीट कम करता है, या हाई एलॉय शीट कम करता है, या फिर नॉर्मल स्टील शीट, इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो वीए रेटिंग कोर के लिए कम करता है। तो देखिए जो हमारी हाई एलॉय शीट होती है ना, हाई एलॉय शीट, हाई एलॉय शीट कोर के लिए वीए रेटिंग को कम करती है। ठीक है, हाई एलॉय शीट कोर के लिए वीए रेटिंग को कम करती है। 4 ध्रुव डीसी मोटर में एडजेसेंट पोल में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करेंगे। देखो इसका हिंदी कितना तगड़ा लिखा है, आसन्न ध्रुव, आसन्न ध्रुव लिखा है यार। इसको जनरली जो इंग्लिश इसका लिखा हुआ है एडजेसेंट, एडजेसेंट ही आप लोग याद रखिए, एडजेसेंट ज्यादा सही है, एडजेसेंट पोल। ठीक है, एडजेसेंट पोल मतलब होता है जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला, या कह सकते हैं पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी कह सकते हैं। तो वेरिइंग द नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 ध्रुव डीसी मोटर में एडजेसेंट पोल में विपरीत ध्रुवता, अच्छा एडजेसेंट पोल में पोलैरिटी चेंज करनी है, तो एडजेसेंट पोल में यदि पोलैरिटी चेंज करनी है तो इसका मतलब यह है कि भाई करंट की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, तभी तो जाके पोलैरिटी इसकी चेंज होगी, क्योंकि जस्ट एडजेसेंट पोल की ही बात किया है। तो बिना डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन चेंज किए हमें पोलैरिटी चेंज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहीं पे बात किया है क्या, करंट के डायरेक्शन के चेंज करने की, कुंडल में घुमावों की संख्या को बदलना, कॉइल्स की श्रेणी संयोजन करना। ठीक है, कॉइल के समांतर, यहाँ डी ऑप्शन में दिख रहा है धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। ठीक है, मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में करंट को बहाना पड़ेगा, तभी जाके एडजेसेंट पोल में पोलैरिटी चेंज होगी। भाई पोलैरिटी चेंज करने का क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि जैसे मान लो कि पहले प्लस और माइनस इस तरीके से था, ठीक है, इस तरीके से प्लस और माइनस था, जैसे ये हमारी एक वाइंडिंग है, ये हमारी एक वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग का ये वाला सिरा प्लस था और ये वाला सिरा माइनस था। ठीक है, लेकिन पोलैरिटी चेंज करना है हमें पोलैरिटी चेंज करना है, तो पोलैरिटी जब चेंज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो प्लस वाला सिरा था ये माइनस बन जाएगा और ये वाला सिरा जो है प्लस बन जाएगा। तो अब इसको कहते हैं हम लोग पोलैरिटी चेंज। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोलैरिटी चेंज हुआ इसका। ठीक है, पोलैरिटी चेंज। तो पोलैरिटी जब चेंज करने की बात आती है तो वहां पे सीधे सीधे हम लोग को करंट की डायरेक्शन ही चेंज करना होता है एडजेसेंट पोल के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक पतला सा पत्ती ले लिया है, इस पत्ती को क्या कर रहा है, जो भी आर्मेचर स्लॉट बने हुए हैं एक एक आर्मेचर स्लॉट में इसे पूरा अच्छे तरीके से फंसा के फिर इधर से हथौड़े से इस पे मार रहा है। इससे क्या कर रहा है भाई, हथौड़े से इस पत्ती पे मार रहा है ताकि क्या करे, इसमें जो भी वेजेस फंसे हुए हैं, इसमें जो भी वेजेस फंसे हुए हैं इस स्लॉट में, उसको वेजेस को निकाले या फिर साफ करे, वेजेस को निकाले या साफ करें। ठीक है, उस पर्पज से ये पतली पतली इसमें पत्ती लगा के और इधर से मार रहा है ये। ठीक है, इधर से हथौड़े से मार रहा है। तो इसका मेन मकसद क्या है, ये क्या दिखाना चाहता है यहाँ पे कि वेजेस की सफाई कर रहा है, आर्मेचर कोर में जो वेजेस है उनकी सफाई कर रहा है। तो रिमूविंग ऑफ वेजेस यहाँ पे सी ऑप्शन में हमको दिख रहा है, तो रिमूविंग ऑफ वेजेस एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ देखिए अभी हमको याद आ गया, कहाँ पे गया, ये वाला क्वेश्चन था ना, हाँ ये क्वेश्चन था, हमने आपसे पूछा था कि ये क्या है, तो इसको कहते हैं हम लोग टाई। ठीक है, इसी को तो कहते हैं टाई। ये क्या करता है, ये बांधने के काम में आता है, कॉइल को बांधने के काम में आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग आ गए, हाँ ये क्वेश्चन था हमारा, तो चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, हिग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, नमी न सोखने वाला, नमी न सोखने वाला और अच्छी विद्युत शक्ति रखता है। इसमें से कौन सा ऐसा पेपर है जो नमी को नहीं सोखता है और अच्छी विद्युत कैपेसिटी रखता है, विद्युत शक्ति भी उसकी ठीक ठाक होती है और वो नमी को भी नहीं सोखता है। तो इनमें से कौन सा पेपर है भाई,
तो वो है हमारा मिलीनैक्स पेपर। मिलीनैक्स पेपर यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। जो हमारा एम्पायर क्लॉथ है, एम्पायर क्लॉथ नमी को ज्यादा नहीं सोख पाता है। एम्पायर क्लॉथ ये इसमें मॉइस्चराइजर थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है जी, ये नमी को नहीं ज्यादा सोख पाता है। बाकी लेदराइट चमड़े का कागज, चमड़े के कागज में भी उतनी क्षमता नहीं होगी नमी सोखने की। ये जाहिर सी बात है, नमी को सोखने वाला जो पेपर होता है वो होता है हमारा मिलीनैक्स पेपर। ये नमी को बिल्कुल नहीं सोखता, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो हमारी वाइंडिंग है, देखिए यहीं पे हम आपको बैक पिच और फ्रंट पिच भी थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए ये है हमारा फ्रंट पिच, ये है हमारा फ्रंट पिच। वाई एफ इक्वल टू क्या है भाई? ये है हमारा फ्रंट पिच, ठीक है जी, फ्रंट पिच। बाकी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वाई बी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैक पिच, बैक पिच। और हमने आपको क्या बताया था कि जब हमारी वाइंडिंग इधर से स्टार्ट हो और इधर की तरफ जाए, इधर की तरफ जाए, तो वो वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग होगी भाई? वही वाइंडिंग हमारी बनेगी रेट्रोगेसिव वाइंडिंग, रेट्रोगेसिव वाइंडिंग, ठीक है, रेट्रोगेसिव वाइंडिंग। और ये आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी वाइंडिंग स्टार्ट हुई है, ये वाइंडिंग स्टार्ट होके इधर की तरफ नहीं आ रही है, किधर की तरफ जा रही है? इधर की तरफ बढ़ रही है, ये इधर की तरफ बढ़ रही है। यदि इधर की तरफ बढ़ती तब इसका नाम होता रेट्रोगेसिव वाइंडिंग, ठीक है। लेकिन ये वाइंडिंग देखो यहाँ पे एक है और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, इस साइड में बढ़ रहा है, इस साइड में बढ़ता जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो ये वाइंडिंग कौन सी है? यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हुई होगी। क्या दिक्कत हुई होगी? कि सर आपने दोनों तरफ इशारा, दोनों तरफ लिख दिया है, इसका नाम रेट्रोग्रेसिव भी लिख दिया है और प्रोग्रेसिव भी लिख दिया है। तो हमने बस इतना बताने की कोशिश की है कि यदि ये वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई ना, ये यदि इधर को बढ़ती, इधर की तरफ यदि बढ़ती जाती, तब इसका नाम रेट्रोग्रेसिव होता। लेकिन ये वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट होकर इधर की तरफ बढ़ती जा रही है, इधर की तरफ बढ़ती जा रही है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग तो होगा नहीं। डुप्लेक्स कब होता? जब ये इसका पहली वाली क्वाइल का पहला टर्मिनल और पहली वाली क्वाइल का दूसरा टर्मिनल, इन दोनों के बीच का अंतर निकालते, यदि 2 आता तब जाके हमारा ये बनता डुप्लेक्स, यदि 3 आता तब बनता है ट्रिप्लेक्स। ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत हो गए, ठीक है। आपको पहचानना था बस प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव को पहचानने का भी तरीका हमने बता दिया कि जहां से हमारी वाइंडिंग स्टार्ट होगी वहां से यदि लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ रही है, तब हमारी वाइंडिंग रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगी। यदि राइट हैंड साइड में बढ़ती जा रही है तो वहां पे हमारी वाइंडिंग प्रोग्रेसिव वाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है जी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, इसमें एक दो कंसेप्ट है, चलिए मैं वो उस कंसेप्ट को भी समझा देता हूं। देखो जो हमारी रेट्रोगेसिव वाइंडिंग है, रेट्रोगेसिव वाइंडिंग, रेट्रोगेसिव वाइंडिंग, रेट्रोगेसिव वाइंडिंग में आप जानते हैं कि बैक पिच का मान अधिक होता है और फ्रंट पिच का मान कम होता है। लेकिन जो हमारी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है उसमें बैक पिच का मान कम होता है और फ्रंट पिच का मान अधिक होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप चाहें तो नोट कर लीजिए। रेट्रोगेसिव वाइंडिंग में बैक पिच का मान अधिक होता है फ्रंट पिच से, और प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में फ्रंट पिच का मान अधिक होता है बैक पिच से, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे रेट्रोगेसिव वाइंडिंग में यदि हमें बैक पिच निकालना है, ठीक है, यहाँ पे बैक पिच निकालना है, बैक पिच बोले तो वाई बी। तो यहाँ एक फॉर्मूला याद कर रखिए कि नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाई पी प्लस 1, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाई पी प्लस 1। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग बैक पिच निकाल लेते हैं, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके बैक पिच निकाल लेते हैं। फ्रंट पिच कैसे निकलता है? फ्रंट पिच निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं वाई एफ इजक्वल टू वाई बी माइनस 2 इंटू प्लेक्स की संख्या।
2 इंटू प्लेक्स, प्लेक्स मतलब कि एकहरी वाइंडिंग, दोहरी वाइंडिंग, तेहरी वाइंडिंग, ठीक है, एकहरी वाइंडिंग, दोहरी वाइंडिंग और तिहरी वाइंडिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द एवरेज पिच फॉर रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग इफ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज इक्वल टू 14। नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कितना दे रखा है यार, 14, मतलब कि Z की वैल्यू आपको कितना दे दिया, Z की वैल्यू दे दिया 14, ठीक है सर। नंबर ऑफ स्लॉट्स 7 दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है नंबर ऑफ पोल से, तो नंबर ऑफ पोल कितना दे दिया है, 2, नंबर ऑफ पोल कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। अब हमें क्या याद करना है यार, यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, अरे ठीक है यार हो तो गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम निकालते हैं बैक पिच, पहले बैक पिच का मान निकालते हैं, फिर फ्रंट पिच का मान निकालेंगे, ठीक है। तो बैक पिच का मान निकालिए, यहाँ पे बैक पिच का मान निकालो, वाई बी इज इक्वल टू जेड अपॉन पी। जेड की वैल्यू कितना है यार, 14 है क्वेश्चन में, और पी की वैल्यू कितना दे रखा है, पी की वैल्यू 2, तो पी प्लस 1, इसको काटो, ये कितना हो जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, 7 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 8। ये किसका मान हुआ, वाई बी का मान हुआ, ठीक है, ये बैक पिच का मान हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रंट पिच निकालिए, फ्रंट पिच, यहाँ पे फ्रंट पिच का मान निकालिए, तो वाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बी का मान कितना आया भाई, 8। और अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये प्लेक्स है, प्लेक्स कितना दे रखा है, प्लेक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है प्लेक्स। चलिए कोई बात नहीं, यदि प्लेक्स नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं पहले 1 रख लेता हूँ, देखता हूँ यदि 1 पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो हम लोग 2 रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो आप यहाँ पे 2 फार्मूला नोट किए, एक वाई बी और एक वाई एफ, बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों का फार्मूला नोट कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन में बोला है एवरेज पिच निकालने के लिए, एवरेज पिच निकालने के लिए अब एक और फार्मूला याद रखिए, यहाँ पे वाई ए, यहाँ पे चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि जेड इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है 14 और पी इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन में 2। आपसे पूछा है एवरेज पिच, तो एवरेज पिच इक्वल टू, एवरेज पिच वाई ए इक्वल टू होता है हमारा वाई बी प्लस वाई एफ डिवाइड बाई 2, वाई बी प्लस वाई एफ डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलिए वाई बी का मान रखिए 8 प्लस वाई एफ का मान कितना है भाई, वाई एफ का मान आया हमारा 6, 8 + 6 डिवाइड बाई 2, 8 6 कितना हो जाएगा यार 14, 14 डिवाइड बाई 2 कितना आया 7 आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, यदि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे प्लेक्स की संख्या चेंज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लेक्स की संख्या हम लोग चेंज कर लेंगे तो हमारा मान तुरंत आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन का डिफॉल्ट है, ये हमारा डिफॉल्ट नहीं है, हमारी गलती नहीं है, क्वेश्चन की गलती है, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं पे भी दोहरी वाइंडिंग बोल दिया होता तो तुरंत हमारा आंसर आ जाता है ना। तो यहाँ पे जैसा ही 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8 माइनस 4, तो 4 आ जाएगा, 8 - 4 यदि 4 आ जाएगा। अब हम लोग वैल्यू पुटअप कर लेंगे यहाँ पे, फिर से यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 + 4, 8 + 4 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा हमारा 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है हमें, ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट दिया उसका कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब बस केवल इतने से था, हमने आपको सॉल्व करके पूरा दिखा दिया है। ये चीजें बहुत लोग यूट्यूब पे सॉल्व कराते हुए आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, केवल आंसर टिक कराएंगे, आंसर टिक करा के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ तक कि मैंने भी इससे पहले कभी भी इसको सॉल्व नहीं किया है यूट्यूब पे, ठीक है, ये केवल आपको पेड क्लासेस में ही दिखेगा भाई। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक बार प्ले स्टोर से जाके ग्लोबल आई का मोबाइल एप्लीकेशन देख लीजिए, वहां पे कोर्सेज प्रॉपर कराया गया है अच्छे तरीके से, वहां से एक बार यदि आप पढ़ के आते हैं तो ये सब क्वेश्चन करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कभी भी, ठीक है, एकदम हलवा लगेगा ये सब क्वेश्चन। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, जो पेड क्लासेस से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको तो प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, जो नहीं जुड़ा है उनके लिए भी अच्छी बात है भाई। ये फॉर्मूला जो भी बताया जा रहा है यहाँ पे आप साथ में नोट जरूर करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है यहाँ पे, तो देखिए ये ऊपर जहां पे भी दांतेदार ब्लेड आपको देखने को मिल जाए, दांतेदार ब्लेड जैसे ही दिखे आपको ग्राउलर के साथ, ठीक है,
ग्राउलर के साथ आपको जैसे दिखे ना दांतेदार ब्लेड, दांतेदार ब्लेड, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए या फिर शॉर्टेड फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जब आपको इसके ऊपर मल्टीमीटर मिली वोल्ट मीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे आपको एक ऐसे बना के MB लिखा रहेगा, मिली वोल्ट मीटर देखने को मिलेगा, तो वो होगा हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट के लिए। ठीक है, या ओपन क्वाइल टेस्ट के लिए ये हो जाएगा हमारा शॉर्टेड क्वाइल टेस्ट। यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सही है। वर्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? नए आर्मेचर रिबाउंड को गर्म क्यों किया जाता है? ड्राइव आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट, इससे मॉइस्चर को निकालने के लिए, या फिर वर्निश के त्वरित सुखाने के लिए मदद। हमें तो ए ऑप्शन में ही सही दिख गया है, बाकी एक बार देख लेते हैं पूरा ऑप्शन। अंदर वर्निश घुसाना आसान होता है, वर्निश के समान प्रसार को बनाए रखे। नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन ही एकदम करेक्ट दिख रहा है हमको कि वार्निश से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। जो भी इसमें मेंटेनेंस के दौरान मॉइस्चर आया है वाइंडिंग के अंदर, उस वाइंडिंग के अंदर से उस मॉइस्चराइजर को खत्म करने के लिए, उस नमी को खत्म करने के लिए ही इसे हीट किया जाता है। ठीक है, इसे हीट करना जरूरी होता है। और ये चीज हमने आपको एक बार और पहले ही बताया था कि जो भी अंदर वाइंडिंग के अंदर मॉइस्चर रह जाता है, तो इसीलिए मशीन को यूज करने से पहले एक बार गर्म हवा गुजारना जरूरी होता है, हॉट एयर उसमें इसीलिए डाला जाता है ताकि उसके अंदर से मॉइस्चर खत्म हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा यदि आपको बदलना है, तो घूर्णन की दिशा बदलने के लिए हमने आपको बताया था कि दो तरीका होता है। एक हम लोग फील्ड टर्मिनल को चेंज करके कर सकते हैं, या फिर आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को चेंज करके कर सकते हैं। दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक मेथड का यूज करते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए। कम्युलेटिव कंपाउंड के केस में हम लोग हमेशा आर्मेचर करंट वाला ही मेथड यूज करते हैं, क्योंकि इससे हमें मोटर के बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। मोटर आसानी से मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है बिना किसी डिफिकल्टी के। ठीक है, और उसका बिहेवियर भी ज्यादा चेंज नहीं होता है, तो ये हमारे लिए आसान होता है आर्मेचर के डायरेक्शन को चेंज करना, आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन को चेंज करना, ये आसान होता है। इसीलिए हम लोग इसी मेथड को ज्यादा प्रीफर करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ सीरीज फील्ड करंट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बोथ, बाय चेंजिंग कहा गया यार, ऑप्शन ए ऑप्शन में दिख रहा है ना, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट आर्मेचर करंट। ठीक है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद आज के लिए।